जिस सास को एक वक्त की रोटी के लिए तरसाया, उसी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाई घमंडी बहू। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बेटे के भविष्य के लिए अपना वर्तमान जला दिया। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? अपमान और तिरस्कार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुनीता देवी अपने कमरे में खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही बारिश जैसे उसके मन के भीतर चल रही थी। 65 साल की उम्र में शरीर तो कमजोर हो ही गया था, लेकिन उससे ज़्यादा उनका मन टूट चुका था। अभी वो ख्यालों में खोई ही थी कि तभी रसोई से बर्तनों के पटकने की तेज आवाज़ आई और साथ ही उनकी बहू काव्या की तीखी आवाज़ कानों में पड़ी। अरे माँ जी, कितनी बार कहा है कि जब मेरे दोस्त घर आया करे तो उन्हें अपने उस मनहूस कमरे से बाहर मत निकला करो। आपकी यह पुरानी साड़ियाँ और यह खासना मेरे स्टैंडर्ड्स को खराब करता है। मेरी किटी पार्टी चल रही है और आप बीच में पानी मांगने आ गई। काव्या गुस्से में तमतमाती हुई हॉल में खड़ी थी। उसके सामने सोफे पर उसकी 3-4 सहेलियां बैठी थी जो सुनीता देवी को देखकर व्यंग से मुस्कुरा रही थी। सुनीता देवी ने कांपते हुए हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और धीरे से बोली, बहू, प्यास लगी थी और कमरे में रखा जग खाली था, बस पानी लेने आई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सहेलियां आई हैं। काव्या ने झपट कर उनके हाथ से गिलास छीना और मेज पर पटक दिया। प्यास लगी थी तो थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? अब जाओ यहाँ से, और खबरदार जो शाम तक कमरे से बाहर निकली। रोहन के आने से पहले घर साफ हो जाना चाहिए, लेकिन अभी मेरे मेहमानों के सामने अपनी शकल मत दिखाओ। सुनीता देवी ने अपनी सहेलियों के सामने अपमानित महसूस किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप सिर झुकाकर अपने छोटे से कमरे में वापस आ गई। यह कमरा जो कभी स्टोर रूम हुआ करता था, अब उनका घर था। जिस घर की एक एक ईंट उन्होंने अपने पति की पेंशन और अपने गहने बेचकर रखवाई थी, आज उसी घर में वह एक फालतू सामान बनकर रह गई थी। कुछ ही देर में काव्या की सहेलियां चली गई। शाम को जब बेटा रोहन ऑफिस से लौटा तो काव्या ने हमेशा की तरह अपना नाटक शुरू कर दिया और सोफे पर बैठकर रोने का नाटक करने लगी। रोहन ने जैसे ही घर में कदम रखा, काव्या ने उसे घेर लिया। रोहन, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी माँ ने तो मेरा जीना हराम कर दिया रखा है। आज मेरी सहेलियां आई थी, उनके सामने गंदे कपड़े पहनकर आ गई। सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं इस घर में एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ और तुम्हारी माँ महारानी बनकर हुक्म चलाती है। रोहन, जो अपने पत्नी की बातों में पूरी तरह अंधा हो चुका था, बिना सच जाने अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। सुनीता देवी अभी अपनी दवाइयाँ ढूंढ रही थी कि रोहन ने दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला। माँ, आपको सबक नहीं आता क्या? काव्या दिन भर घर संभालती है और आप उसे परेशान करती रहती हैं। अगर आपको इस घर में शांति से रहना है तो काव्या के हिसाब से चलना होगा, वरना आप जानती हैं कि वृद्धाश्रम का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है। बेटे के मुंह से यह बात सुनकर सुनीता देवी का कलेजा मुंह को आ गया। हो, जिस बेटे को उन्होंने अपने पति की मौत के बाद सिलाई कढ़ाई करके, रातों की नींद हराम करके पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, आज वह उन्हें घर से निकालने की धमकी दे रहा था। सुनीता देवी ने भरी हुई आंखों से बेटे को देखा और बोली, रोहन, तो अपनी माँ से बात कर रहा है या किसी दुश्मन से? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? यह घर, यह जमीन सब तो तेरे नाम करने का सोचा था। रोहन ने झुंझलाते हुए कहा, सोचा था, सोचा था, बस यही सुन रहा हूँ सालों से। अगर सच में मेरे नाम करना होता तो अब तक वसीयत पर अंगूठा लगा दिया होता। मुझे लगता है काव्या सही कहती है, आप बस मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। इतना कहकर रोहन वहां से चला गया। उस रात सुनीता देवी को खाने के लिए भी किसी ने नहीं पूछा। रसोई में काव्या और रोहन ने पिज्जा मंगाकर खा लिया, लेकिन बूढ़ी माँ भूखे पेट आंसुओं का घूंट पीकर सो गई। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि माता पिता अपनी पूरी पूंजी बच्चों पर लगा देते हैं, यह सोचकर कि बुढ़ापे में वे उनकी लाठी बनेंगे। लेकिन जब वही लाठी चोंच पहुंचाने लगे तो इंसान कहाँ जाए? अगर आपको भी लगता है कि माता पिता का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में माँ बाप जरूर लिखें। अगले दिन सुबह काव्या के दिमाग में एक नई योजना चल रही थी। उसने रोहन को समझाया कि अब और इंतजार करना बेवकूफ़ी है। उसने एक वकील को बुलाया और घर के कागजात तैयार करवा लिए। योजना यह थी कि सुनीता देवी से धोखे से साइन करवा लिए जाए कि वह अपनी मर्जी से यह घर रोहन के नाम पर कर रही है और उसके बाद उन्हें किसी सस्ते से वृद्धाश्रम में भेज दिया जाएगा। काव्या ने सुबह सुबह सुनीता देवी के लिए चाय बनाई। यह देखकर सुनीता देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। काव्या मुस्कुराते हुए कमरे में आई और बोली, माँ जी, कल के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा सिर दर्द कर रहा था, इसलिए गुस्सा आ गया। यह लीजिए, चाय पीजिए। और हाँ, आज शाम को वकील साहब आएंगे। कुछ पुराने कागजात हैं पापा जी के समय के, उन पर बस आपके साइन चाहिए ताकि टैक्स का कुछ मामला सुलझ सके। सुनीता देवी दुनिया देख चुकी थी। काव्या की आंखों में उन्हें वो चालाकी साफ दिख रही थी। उन्होंने चाय का एक कप हाथ में लिया और मन ही मन एक फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, ठीक है बहू, वकील को आ जाने दो, जो भी कागज होंगे मैं देख लूंगी। शाम हुई, वकील मिस्टर सक्सेना घर आए। काव्या और रोहन के चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। उन्हें लग रहा था कि आज वह आलीशान बंगला पूरी तरह उनके नाम हो जाएगा। डाइनिंग टेबल पर कागजात फैलाए गए। रोहन ने पेन आगे बढ़ाते हुए कहा, माँ, यह रहे पेपर्स, यहाँ आया, नीचे साइन कर दीजिए, बस एक औपचारिकता है। काव्या अपनी खुशी छिपा नहीं पा रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि साइन होते ही कल सुबह सबसे पहले उस बुढ़िया का सामान बाहर फेंक दूंगी। सुनीता देवी ने चश्मा पहना और कागजों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। काव्या बेचैन होने लगी। अरे माँ जी,
आप क्या वकील हैं जो इतना पढ़ रही हैं? रोहन ने सब देख लिया है, आप बस साइन कीजिए ना। सुनीता देवी ने चश्मा उतार कर मेज पर रखा और एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने मिस्टर सक्सेना की तरफ देखा और बोली, वकील साहब, क्या आपने वो कागजात भी तैयार कर लिए हैं जिनके बारे में मैंने आपको आज दोपहर फोन पर कहा था? यह सुनते ही रोहन और काव्या के होश उड़ गए। रोहन बोला, कौन से कागजात माँ? आपने वकील साहब को कब फोन किया? मिस्टर सक्सेना ने अपने बैग से एक और फाइल निकाली और मेज पर रख दी। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, मिस्टर रोहन, आपकी माता जी ने आज दोपहर मुझे फोन करके पूरी स्थिति बताई थी। ये वो वसीयत नहीं है जो आप दोनों ने बनवाई थी, ये नई वसीयत है जो अभी भी ड्राफ्ट हुई है। काव्या चिल्लाई, यह क्या बकवास है? इस घर की मालकिन माँ जी हैं, तो वो जो चाहे वही हो तो होगा। साइन तो इन्हीं पेपर्स पर होंगे जो हमने बनवाए हैं। सुनीता देवी ने अपनी कांपती हुई आवाज को सख्त किया और बोली, चुप रहो काव्या, बहुत सुन ली तुम्हारी, अब मेरी बारी है। सुनीता देवी खड़ी हो गई। उनकी आंखों में आज वो डर नहीं था जो रोज रहता था, आज वहां एक माँ का स्वाभिमान था। वह बोली, रोहन, तुझे लगता था कि मुझे कुछ पता नहीं है? कल रात जब तुम दोनों मेरे कमरे में बात कर रहे थे कि साइन करवाते ही मुझे वृद्धाश्रम भेज दोगे, मैं पानी लेने बाहर आई थी, मैंने सब सुन लिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन की नजरें झुक गई। सुनीता देवी ने आगे कहा, मैं अनपढ़ हो सकती हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं। जिस दिन तेरे पिताजी गुजरे थे उन्होंने ये घर मेरे नाम किया था ताकि मेरा बुढ़ापा सुरक्षित रहे, लेकिन मैं ममता में अंधी होकर इसे तेरे नाम करने जा रही थी। पर कल रात मेरी आंखें खुल गई। वकील साहब ने नई फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। श्रीमती सुनीता देवी अपनी पूरी होशो आवाज में यह फैसला करती है कि यह बंगला, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है, वह किसी भी सूरत में उनके बेटे रोहन को नहीं मिलेगा। काव्या चीख पड़ी, क्या? तो किसे मिलेगा? हम आपके वारिस हैं। वकील साहब ने आगे पढ़ा, यह घर और गांव की बची हुई जमीन सुनीता देवी एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर रही है जो अनाथ बच्चों के लिए काम करता है। और हाँ, इस वसीयत में एक क्लॉज और है, जब तक सुनीता देवी जीवित है वह इस घर की मालकिन रहेगी और रोहन काव्या को इस घर में रहने के लिए हर महीने 25,000 रुपए किराया देना होगा। अगर किराया नहीं दिया तो उन्हें एक हफ्ते के अंदर घर खाली करना होगा। यह सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पसीने से तरबतर हो गई। जिस घर की मालकिन बनने के सपने वह देख रही थी, अब उसी घर में उसे किराएदार बनकर रहना पड़ेगा, और वह भी अपनी सास के रहमो करम पर। रोहन घुटनों के बल बैठ गया। माँ, आप यह क्या कह रही हैं? हम आपके बच्चे हैं, आप हमसे किराया मांगेंगी? हम कहाँ जाएंगे? सुनीता देवी ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, कहाँ जाओगे? यह सोचने का काम तुम्हारा है बेटा। जब तुम मुझे वृद्धाश्रम भेजने की सोच रहे थे तब तुमने सोचा था कि मैं कहाँ जाऊंगी? यह तो फिर भी मेरा घर है, मैंने तुम्हें छत दी है, लेकिन मुफ्त की रोटियां तोड़ने का जमाना गया। अब अगर इस घर में रहना है तो मेरी शर्तों पर रहना होगा। काव्या, जो अभी तक सेतनी बनी हुई थी, अब भींगी बिल्ली बन गई। अब दौड़कर सुनीता देवी के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भाग गई थी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके पैर दबाऊंगी, प्लीज़ ये वसीयत साइन मत कीजिए। सुनीता देवी ने अपना पैर पीछे खींच लिया। उन्होंने काव्या की आंखों में देखा और बोली, काव्या, यह आंसू बहुत देर से निकले हैं, और ये पश्चाताप के आंसू नहीं है, यह उस छत के छिन जाने के डर के आंसू हैं। मैंने तुम्हें बेटी माना था लेकिन तुमने मुझे कभी मां नहीं समझा। अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगी। सुनीता देवी ने वकील के लाए कागजात पर सबके सामने साइन कर दिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब वह कभी किसी के भरोसे नहीं रहेंगी। अगले कुछ दिन घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो काव्या कल तक सुनीता देवी पर चिल्लाती थी, अब वह सुबह 6 बजे उठकर उनके लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। घर की साफ सफाई जो वह कभी नहीं करती थी अब चुपचाप करने लगी। रोहन भी समय पर घर आने लगा और माँ की दवाइयों का ख्याल रखने लगा। लेकिन दोस्तों, क्या यह सब प्यार था? नहीं, यह डर था। उस छत के छीन जाने का। सुनीता देवी अब अपने कमरे में नहीं बल्कि घर के मुख्य कमरे में रहती थी। उन्होंने अपनी सहेलियों को बुलाना शुरू कर दिया। अब जब काव्या की सहेलियां आती तो सुनीता देवी शान से हॉल में बैठती और काव्या को उनके लिए चाय नाश्ता लाना पड़ता। सुनीता देवी ने उन्हें माफ़ नहीं किया था, बस उन्हें उनकी औकात दिखा दी थी। उन्होंने अपने बेटे और बहू को यह सिखा दिया था कि माँ बाप का प्यार करना जानते हैं तो समय आने पर अनुशासन का डंडा चलाना भी जानते हैं। हर महीने की 1 तारीख को जब रोहन अपनी माँ के हाथ में 25,000 रुपये रखता था तो उसकी नज़रों में शर्मिंदगी होती थी। उसे एहसास हो चुका था कि उसके लालच में आकर क्या खो दिया है। उसने अपनी माँ को विश्वास खो दिया है, जिसे अब दौलत से भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। दोस्तों, समय बहुत बलवान होता है। जो काव्या अपनी सास को पुराने कपड़े पहनने पर ताने देती थी, आज वही सास की दी हुई पुरानी साड़ी पहनकर उनका आशीर्वाद लेने का नाटक करती है ताकि शायद माँ का दिल पिघल जाए और वसीयत बदल जाए। लेकिन टूटे हुए धागे जुड़ते नहीं, और जुड़ भी जाए तो गांठ पड़ जाती है। कहानी के इस मोड़ पर हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर आप भी मानते हैं कि कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता की सेवा किसी लालच में नहीं बल्कि अपना धर्म समझकर करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन उनका सब्र टूटता है और वो कठोर फैसला लेते हैं, उस दिन दुनिया की कोई अदालत आपको नहीं बचा
बचा सकती। सुनीता देवी ने जो किया, क्या वो सही था या उन्हें अपने बच्चों को एक और मौका देना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि कोई और रोहन या काव्या जैसी गलती ना करे। रोमा की आवाज़ आप हमारे आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और भावुक कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।